नमस्कार, आप सभी का टारगेट विथ आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एलटी ग्रेड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हैं। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली जो इसके पहले का क्लास था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि हीट बजट और हीट बैलेंस क्या है, और उसी को यहाँ पर अब हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था। छूटा क्या था? वह होता है ना, जैसे करते करते कभी काल मिस हो जाता है। बताने को तो बात किया गया था लेकिन लिखा नहीं गया। जैसे यहाँ पे था, यह हमने कहा 98 है, 98 से 91 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में गया, लेकिन जो 7 यूनिट है, कितने यूनिट? 7 यूनिट, ए वाली, यह 7 यूनिट जो है यह कहां गया था? यह चला गया था डायरेक्ट स्पेस में, जिसको हमने कहा किस प्रोसेस से गया था? बाई रेडिएशन विंडो। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सा अब जो हमको चेंज करना था वो यही करना था, लेकिन उसको वहां पे जैसे ये हमने जो लिखा था इसको पहले हटा देते यहां से। तो यहां पे आप देखेंगे 7 इसको ऐड करेंगे, और 35 इधर का था, और यहां पे जो आपने कैलकुलेशन किया था 136 में से 78 नीचे चला गया था, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो कहां चला गया था? ऊपर चला गया था। और ऊपर जो आएगा ये आएगा 58, और इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट। तो यहां पर बस छोटा सा ही एक पॉइंट छूट गया था, अर्थात ये जो 7 लिखना था बस वहां पे डिस्कस तो किया लेकिन इसको लिखा नहीं गया। तो इसलिए हमने कहा कि एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दिया जाए। बाकी जो कैलकुलेशन था सब सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने सबसे पहले तो वायुमंडल को देखा है, और क्लाइमेटोलॉजी का जो सेकेंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने ऊष्मा को देखा है। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, ऊष्मा का किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, प्लस हम लोगों ने ऊष्मा का बजट देखा है और हीट का बैलेंस देखा है। और इसके बाद अब हम जब अगले पॉइंट पर चलते हैं तो अगला पॉइंट हमें मिलता है कि जो ऊष्मा का मूल स्रोत हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल के लिए है वह है सन। कौन है? सन। क्योंकि सन से ही जो एनर्जी आती है उसी से हमको ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि ऊष्मा का जो मूल स्रोत है वह क्या है? सन। तो सन से जो एनर्जी हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल को प्राप्त होती है वह जिस रूप में आती है उसे हम लोग कहते हैं सूर्यातप। क्या कहते हैं? सूर्यातप। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं किसका? सूर्यातप का। तो चलिए सूर्यातप को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर देखना है सूर्यातप, बहुत ज्यादा बारीक है, थोड़ा मोटा किया जाए। यहां पे देखना है सूर्यातप। सूर्यातप को हम कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन का बेसिक तात्पर्य होता है या सूर्यातप का इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन या जिसको हम कहते हैं सूर्यातप, इसका बेसिक अर्थ होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात सूर्य से आपतित किरण। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य से आपतित किरण, यह इसका बेसिक मीनिंग होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन का, इसी को कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। क्योंकि इन जो शब्द है यहां से ले लिया गया है, फिर यहां पर देखिए SOLA यहां से लिया गया, फिर आपका TION यहां से ले लिया गया। तो इस प्रकार से इंसोलेशन जो है इसका तात्पर्य होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात सूर्य से आपतित किरण। और यही प्रमुख स्रोत है पृथ्वी पर ऊष्मा का। तो पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सन से आने वाली ऊर्जा है। लेकिन सन अगर हमारा एक है और एक हमारी पृथ्वी है, सन से एनर्जी अबाध रूप से पृथ्वी की तरफ चलती है, तो फिर इसके बावजूद भी पृथ्वी के प्रत्येक भाग को एक समान ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है।
तो इसका क्या कारण है कि सन एक है और पृथ्वी एक है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के प्रत्येक भाग को एक समान ऊर्जा सूर्य से प्राप्त नहीं हो पाती है? इसका जो मूल कारण है उसी को हम लोग कहते हैं सूर्यातप को प्रभावित करने वाला कारक। क्या? सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, और मेंस में भी ऐसे लिखा जाएगा, सूर्यातप को पूछा जाता है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस कारक में अगर हम देखें तो आपके कई फैक्टर हैं जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां पे कारक का तात्पर्य होता है फैक्टर, जो जिसका इंपैक्ट होता है किसी भी स्थान के टेम्परेचर पर, किसी भी स्थान के हीट पर या ऊष्मा पर। पहला यहां पर है जिसको हम कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या है? सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक का भी इंपैक्ट आता है सूर्यातप को। इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट। फिर दूसरा जो फैक्टर आता है जो इंपैक्ट करता है वह है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी। क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, इसका भी इंपैक्ट होता है किसी भी स्थान पर जो सन से एनर्जी आती है उसके लिए। फिर इसके साथ साथ तीसरा जो फैक्टर है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण भी कई अन्य उपकारक पर निर्भर करता है, क्योंकि आपतन कोण अपने आप में क्या है, अन्य कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह किस पर निर्भर करता है अगर इसमें हम बात करें तो यहां पर 2-3 पॉइंट मिलते हैं जिसपे हम लोगों को ध्यान रखना है। एक है अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश रेखा पर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है यहां पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, इस पर भी निर्भर करता है। और इसके साथ साथ यहां पे है दिन का समय। क्या है? दिन का समय, इस पर भी निर्भर करता है किसी भी स्थान के सूर्यातप को। और इसके साथ साथ एक फैक्टर जो और मिलता है वह आपका मिलता है यहां पर, जिसको हम कहते हैं दिन का समय, दिन की अवधि। क्या है? दिन की अवधि। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दिन की अवधि एक अलग संदर्भ है और दिन का समय एक अलग संदर्भ है। दोनों को डिटेल में समझना है कि डिफरेंस क्या है। इसका मेन अर्थ ये निकला कि पृथ्वी के सतह पर किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है, जो सन से प्राप्त होती है, वह मुख्य रूप से 4 घटकों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला घटक होता है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। सेकंड फैक्टर होता है आपतन, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। और तीसरा होता है आपतन कोण। और चौथा यहां पे होता है दिन की अवधि। इन 4 फैक्टरों पर किसी भी स्थान पर जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है वह निर्धारित की जाती है। तो आइए क्रम से चारों फैक्टर को हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि पृथ्वी के प्रत्येक भाग को एक समान ऊर्जा क्यों नहीं मिलती है। तो सबसे पहला फैक्टर हमें क्या समझना है, यहां पे है सौर स्थिरांक। कि सौर स्थिरांक का क्या रोल है किसी भी स्थान के टेम्परेचर पर। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है सौर स्थिरांक। क्या है? सौर स्थिरांक। यहां पर बेसिकली समझना ये है कि यह दूर कहीं पर सन है। क्या है? यहां पर सन है। सन से जो एनर्जी आती है पृथ्वी की तरफ जो जाती है, इसको हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। रेडिएशन है अर्थात जिसको हम कहते हैं सूर्यातप। क्या कहते हैं? सूर्यातप। यह जाती है कहां पर? यह पहुंचती है पृथ्वी तथा पृथ्वी के वायुमंडल पे। और यहां पे हमारी क्या है? ये है हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये हमारी अर्थ है।
और यह क्या है, वायुमंडल है। क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। तो पृथ्वी की वायुमंडल के जिस सेक्शन पर यह पहुंचती है, यह है 1000 किलोमीटर की हाइट। कितनी हाइट है, 1000 किलोमीटर की हाइट पर सन से आने वाली एनर्जी जो प्राप्त होती है, इसका हम लोग डिस्कशन एक बार कर चुके हैं हीट बजट में। वहां पर इसका जो वैल्यू होता है, यह वैल्यू मिलता है 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। अर्थात एक मिनट में 1.94 कैलोरी की प्राप्ति होती है एक स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में। तो इतनी एनर्जी की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं सौर स्थिरांक। यही क्या है, यही है हमारा सौर स्थिरांक। और प्लस ये भी ध्यान रखना है कि सन के अंतर्गत होती है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलते हैं और मिल करके यहाँ पर हीलियम बनता है, प्लस यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यह हम लोगों को पता भी है कि सन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, एनर्जी बनती है। और यही एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, किस रूप में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। लेकिन सन के अंतर्गत जो यह रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन होता है। सन के अंतर्गत जो यह रिएक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है, यह परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है। कितने वर्षों में, तो इसका जो टाइम पीरियड है, यह है 11.5 वर्ष। 11.5 वर्ष तक एक बार बढ़ता है, फिर 11.5 वर्ष तक घटता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी साइकिल होती है, यह आपकी होती है टोटल 23 वर्ष की। कितने वर्ष की होती है, यह 23 वर्ष की साइकिल होती है। अर्थात एक साइकिल सन के अंतर्गत जो टोटल चलती है, यह 23 वर्षों की। इसमें 11.5 वर्ष तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, फिर 11.5 वर्ष तक रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन होगा, अर्थात हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो संलयन है, यह जब परिवर्तित होता है, तो उससे जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वह भी चेंज होता है। और जब एनर्जी का फॉर्मेशन चेंज होता है, तो उसके प्रभाव से जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को प्राप्त होने वाली एनर्जी है, इसके मान में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन इस रेट ऑफ रिएक्शन से एनर्जी में जो परिवर्तन है और जो पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचा, इसका इंपैक्ट नगण्य होता है। क्या होता है, इसका इंपैक्ट नगण्य होता है। लेकिन फिर भी इंपैक्ट तो है, तो कह सकते हैं इसका इंपैक्ट कैसा होता है, नगण्य होता है। तो इसका बेसिक अर्थ है कि पृथ्वी के किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली सन से एनर्जी पर हम मानते हैं कि सोलर कांस्टेंट का इंपैक्ट है, लेकिन वह इंपैक्ट नगण्य है। अर्थात उसके प्रभाव से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों को ऊर्जा अलग अलग प्राप्त होती है, यह प्रॉपर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी भूगोलवेत्ताओं ने इसको भी माना कि इसके भी प्रभाव से पृथ्वी के किसी भी भाग को प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मान में अंतर आता है। ठीक है, आता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आते हैं दूसरे फैक्टर पर कि दूसरा कौन सा फैक्टर है जो पृथ्वी के किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मान को निर्धारित करता है। वह दूसरा फैक्टर है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। तो आइए देखते हैं पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी का क्या यहां पर इंपैक्ट होता है। तो सेकंड अगर हम बात करें, तो यहां पर है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, इसका भी इंपैक्ट आता है पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर। अब इसको कैसे समझना है, यह भी बहुत बेसिक है। देखिए यहां पे हमको क्या करना है, हम मान के चलते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह सन की परिक्रमा करती है। क्या करती है, सन की परिक्रमा करती है। और सन की परिक्रमा के दौरान इस प्रकार से यह दीर्घवृत्ताकार पथ पर, किस पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर
सूर्य की परिक्रमा करती है। यह हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट है। क्या है? पृथ्वी का ऑर्बिट है। और यह जो पथ है, ये कैसा पथ है? यह पथ है दीर्घवृत्ताकार। ध्यान रखिएगा, कैसा पथ है? दीर्घ वृत्ताकार है। और तल कैसा है? यहाँ पे क्षैतिज तल है। कैसा तल है? क्षैतिज तल है। तो क्षैतिज तल पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। यहां तक तो ठीक है। तो अगर दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त में जो होते हैं दो न्यूक्लियाई होते हैं। कितने न्यूक्लियाई होते हैं? दो। जैसे अगर हमारा कोई सर्किल है तो सर्किल का एक सेंटर होता है, लेकिन अगर कोई इलिप्स है, इलिप्टिकल शेप है, तो उसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं? दो। दो सेंटर होते हैं। लेकिन सन जो है इसके किसी एक सेंटर पर विद्यमान होता है, दोनों सेंटर पे नहीं होता है। तो सपोज दैट सन हमारा इस सेंटर पे है। यहां पे कौन है? यहां पे है सन। यहां पे है सन और यहां पे कौन है? अर्थ है। यहां पे अर्थ है। अर्थ क्या कर रहा है? क्षैतिज तल पर दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करता है? सन के चारों तरफ अपना एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है। कैसे मूव करता है? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। लेकिन जब इस पथ पर पृथ्वी चलती है तो एक बार पृथ्वी सन के काफी करीब पहुंच जाती है और एक बार काफी दूर हो जाती है। ऐसा भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है। जब शेप ऐसा है तो एक बार पास आएगी और एक बार दूर जाएगी। तो मानते हैं कि यह जो स्थिति है, यह स्थिति है इसका एकदम नियरेस्ट पॉइंट का। किसका है? नियरेस्ट पॉइंट का। और यहां पर जो स्थिति है इसका एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस का। किसका है? मैक्सिमम डिस्टेंस का। तो यहां पर सन और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है कैसी है? ये है मैक्सिमम है। कैसी है? मैक्सिमम है। और यहां पर जो डिस्टेंस है कैसा है? ये है मिनिमम है। कैसा है? मिनिमम है। मिनिमम जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सन के मध्य की, यह डिस्टेंस आपको मिलती है, यहां पे है 147.1 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 147.1 मिलियन किलोमीटर है जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की मिनिमम दूरी है। और जो मैक्सिमम दूरी होती है यह आपको मिलती है 152.1 मिलियन किलोमीटर। यह मैक्सिमम डिस्टेंस है और यह मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर और अपसौर। उपसौर को कहते हैं हम लोग पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। और अपसौर को कहते हैं अपहेलियन। क्या कहते हैं? अपहेलियन। तो यह अपहेलियन है और यह क्या है? यह पेरीहेलियन है। मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस मिलती है पृथ्वी की, यह मिलती है 3 जनवरी को। कब मिलती है? 3 जनवरी को। और यह मिलती है 4 जुलाई को। कब मिलती है? 4 जुलाई को। जब सन पृथ्वी के काफी करीब होता है तो ऐसी कंडीशन में जो सन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। तो एनर्जी जो आ रही है उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि कम डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो इस कंडीशन पर जो सोलर कांस्टेंट है इसका जो मान मिलता है, यह मान मिलता है 2.01। क्या मिलता है? 2.01 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मिनट। क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी क्योंकि दूरी कम है, और यहां पर एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि दूरी ज्यादा है। तो यहां पर होता है 1.89 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। लेकिन अगर एवरेज लिया जाए, क्या लिया जाए? एवरेज। तो एवरेज जो यहां पर पृथ्वी की जो औसत दूरी है सन से, वह दूरी भी कभी कभी पूछा जाता है। तो औसत दूरी तो मिलती है 149। कितना औसत दूरी मिलती है? यहां पे औसत दूरी मिलती है 149 मिलियन किलोमीटर। और इसी प्रकार जो आपका एवरेज सोलर कांस्टेंट का मान है जो हम लोग लिखे हैं, इसका मान होता है 1.94 कैलोरी। यह होता है एवरेज। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मिनिमम डिस्टेंस होती है तो सोलर कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो सोलर कांस्टेंट का मान घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी के काफी पास होता है या काफी दूर होता है।
तो जब पास होगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा एनर्जी पृथ्वी की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, और जब ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो यह कितना एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है, तो एवरेज से 7% एक्स्ट्रा एनर्जी यहां प्राप्त होती है। यहां पे कितना प्राप्त होती है, +7% एक्स्ट्रा एनर्जी पृथ्वी को मिलती है। जब पृथ्वी सूरज के काफी करीब होती है तो उस समय पृथ्वी को औसत से 7% एक्स्ट्रा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो इस समय 7% कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, -7%। कितना, -7%। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, जनवरी का समय था, जनवरी के समय में पृथ्वी को 7% एक्स्ट्रा एनर्जी मिली क्योंकि काफी पास है, जुलाई में काफी दूर है, 7% कम ऊर्जा मिली, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि जब पृथ्वी सूरज के काफी करीब है और जिस समय पृथ्वी को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति हुई उस समय हम लोगों को ठंडक लगती है। हम लोगों को किसकी अनुभूति होती है, ठंडक की अनुभूति होती है, क्योंकि जनवरी में क्या पड़ता है, जनवरी में हम लोगों को ठंडक लगती है। और वहीं जब हम बात करें जुलाई में, जबकि पृथ्वी सूर्य से काफी दूर है, सूर्य से कम ऊर्जा की प्राप्ति भी हो रही है, इसके बावजूद भी जुलाई में हम लोगों को गर्मी लगती है। क्या लगती है, गर्मी लगती है, अर्थात यहां पर आता है गर्मी का मौसम है। तो यह विपरीत स्थिति कैसे आ गई, अगर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का निर्धारण करती, तो ऐसी स्थिति में जनवरी के समय हमको गर्मी की अनुभूति होनी चाहिए थी, क्योंकि हम सर्वाधिक नजदीक हैं और सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन हम लोगों को ठंडक लग रही है। और वहीं पर जब जुलाई की हम बात करें, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर पृथ्वी है, कम ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है सन से, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर ठंडक पड़नी चाहिए, लेकिन हम लोगों को गर्मी की अनुभूति होती है। तो यह जो विरोधाभास की स्थिति है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को निर्धारित करने वाले कुछ और भी फैक्टर हैं, जिससे किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान बदलता है। मेंस में जब लिखने आप जाएंगे तो इन्हीं सब पॉइंट को ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखना है कि अलग से वहां पे कुछ रॉकेट साइंस लिखना पड़ता है। बेसिकली आपने जो समझा और इससे जब आप अगले पॉइंट पर जाते हैं या अगले महत्वपूर्ण कह सकते हैं हेडिंग पर जाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि यहां से आप अगले फैक्टर पर क्यों जाते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर पृथ्वी और सूरज के मध्य की दूरी ही एकमात्र कारक होता तापमान ऊष्मा को निर्धारित करने वाला, तो ऐसी स्थिति में जनवरी के समय हमको गर्मी की अनुभूति होनी चाहिए और जुलाई में ठंडक की, जबकि हमको इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात सूर्य तप को निर्धारित करने वाले अन्य फैक्टर भी या अन्य कारक भी विद्यमान है। और वह अगला कारक कौन है, आपतन कोण। तो आइए आपतन कोण को देखते हैं कि इससे तो हम समस्या का समाधान करने तो चले, लेकिन एक नई समस्या ने जन्म ले लिया। और नई समस्या क्या है, जनवरी के समय हमको गर्मी लगनी चाहिए थी, ठंडक मिल रहा है, और जुलाई के समय हमको ठंडक होनी चाहिए, हमको गर्मी मिल रहा है, अर्थात विरोध स्थिति मिल गई, विपरीत स्थिति मिल गई। तो इस विपरीत स्थिति का आप समाधान करना है कि इसका हम निष्कर्ष कैसे निकालें। तो अगला हमारा पॉइंट है जिसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो आइए समझते हैं आपतन कोण को। आपतन कोण, अगर हम आपतन कोण की बात करें तो यहां पर आपतन कोण बहुत बेसिक संदर्भ में है, और इसको कैसे प्रॉपर डिफाइन किया जाए यह भी हमें समझना है। आपतन कोण होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा है सन, क्या है, ये है सन, और यहां पर दूर में है एक हमारी अर्थ, क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। सन से एनर्जी आती है, ऐसे आती है सन से एनर्जी, फिर इसी प्रकार आप इस तरफ भी फिलअप कर लीजिए।
और यह ध्यान रखना है कि जब एनर्जी का स्रोत काफी दूर होता है और वहां से जब किरणें आती हैं तो किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। जैसे आप टार्च लें, टार्च अगर पास में आकर के दीवार पर फोकस करें तो उसकी किरण फैल जाती, ऐसे फैल के जाएगी, अर्थात कुछ एंगल बनाएगी। लेकिन यही टार्च दूर से अगर आप जलाइए तो जो दीवार पर इसका फोकस बनेगा वहां पर जो रेडिएशन जाएंगे सब एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। कैसे जाएंगे? पैरेलल जाती हैं। तो सन पृथ्वी के सापेक्ष बहुत दूर है और ऐसी कंडीशन में जो प्रकाश की किरणें या जो हीट को लेकर के आने की क्षमता रखने वाली किरणें हैं यह एक दूसरे के समानांतर आती हैं। और जब एक दूसरे के समानांतर आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपतित किरण। सन से आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण प्लस, यहां पर ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण और यहां पे है पृथ्वी की सतह। क्या है? पृथ्वी की सतह। और यह है एक किरण। तो आपतित किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य, क्या? पृथ्वी की सतह के मध्य, यह आपतित किरण हो गई और यह पृथ्वी की सतह हो गई। इन दोनों के मध्य जो निर्मित कोण है, इन दोनों के मध्य जो निर्मित कोण है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? पृथ्वी के सतह और आपतित किरण के मध्य निर्मित कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो आप यहां पे लिख सकते हैं पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह एवं आपतित किरण के मध्य निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं, को आपतन कोण कहते हैं। पृथ्वी की सतह एवं आपतित किरण के मध्य निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। बहुत बेसिक डिफिनेशन है, यहां पर कोई समस्या है नहीं। अब आप समझिए, जैसे जैसे आप, यह अगर हम मान लेते हैं यह है पृथ्वी का इक्वेटर। क्या है? यह है इक्वेटर। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, तो मान लेते हैं आप यहां पे आए, यहां पे अगर आएंगे तो यह पृथ्वी की सतह हो गई और यह आपतित किरण हो गई। तो यहां पर आपतित किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य निर्मित कोण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा। वहीं पर अगर यहां पे आ जाए तो यहां पर आपतित किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य का जो निर्मित कोण है यह क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकला, आपतित किरण का जो मान है वह इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं आपतित किरण का मान कम होता चला जाता है। बहुत बेसिक है यह। तो आपतित किरण का मान इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है और आपतित किरण का मान जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं इसका मान घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। तो आप यहां पे कह सकते हैं आपतित किरण का मान, आपतित किरण का मान इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। एवं ध्रुवों पर मिनिमम। क्या होता है? ध्रुवों पर मिनिमम। यह आपको ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण है यह इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है अर्थात 90 डिग्री तक होता है और पोल पर यह मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आपतित किरण और आपतन कोण के मध्य का निर्मित कोण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, समानांतर हो जाती है। अब यहां पर समझना थोड़ा सा और है, और समझना ये है कि अगर आप सोचिए यहां से जो सन रे आ रही है, सभी सन रे की जो कैपेसिटी है एनर्जी को लेकर के आने की एक समान है। जितनी भी यहां पर रेडिएशन है सबकी कैपेसिटी एक समान है, सन रे की कैपेसिटी एक समान है एनर्जी को लेके आने की।
अब जो मान लेते हैं यह एनर्जी जो सीधा इक्वेटर के पास गई है और इक्वेटर पर कांटेक्ट की, तो एक तो ये है कि अगर आप यहां पे एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करें, क्या करें, एक काल्पनिक रेखा इसे ड्रॉ करें, और यहां से जो रे आएगी इक्वेटर के पास, इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा पोलर एरिया की तुलना में कम करना होगा, इसको ट्रेवल कम करना होगा। ये बात तो ठीक है। और जब ट्रेवल कम करना होगा तो वायुमंडल में होने वाली जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि वायुमंडल में हमने देखा कि धूल कण है अर्थात डस्ट पार्टिकल हैं, वहां पे डिफ्यूजन होता है, वहां पर स्कैटरिंग होती है, प्लस हमारे क्लाउड हैं, और इन सब के प्रभाव से बहुत सारी एनर्जी या तो वापस कर दी जाती है या तो उसको पकड़ लिया जाता है। तो जो रेडिएशन इक्वेटर के पास आएगी इसको वायुमंडल में कम ट्रेवल करना पड़ेगा और कम दूरी भी ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसलिए इस एनर्जी की इंटेंसिटी में गिरावट बहुत कम आएगी। लेकिन जो किरण पोलर की तरफ जा रही है, पोलर एरिया की तरफ जा रही है, एक तो उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है वायुमंडल में, और जब वायुमंडल में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो ऐसी कंडीशन में वायुमंडल द्वारा उसका मैक्सिमम पोर्शन पकड़ लिया जाएगा और या तो वापस कर दिया जाएगा। तो जब बहुत सारी एनर्जी को अवशोषित कर लिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा तो जो रेडिएशन पोलर एरिया की तरफ जा रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। सन से तो एक समान चली थी, लेकिन पृथ्वी तक जब पहुंची तो यहां पर अलग अलग कह सकते हैं अरेंजमेंट के कारण इसकी तीव्रता में अंतर आ गया। इक्वेटर वाली जो थी उसकी तीव्रता तुलनात्मक रूप से अब बढ़ गई और जो पोल की तरफ गई उसकी तुलनात्मक रूप से इंटेंसिटी घट गई। प्लस यहां पर दूसरा जो सेगमेंट है वो ये है कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट पे आएगी इसका जो कांटेक्ट सरफेस होगा, जिस सरफेस को यह टच करेगी, जिस सरफेस को यह हीट करेगी, जिस सरफेस को यह एनर्जी ट्रांसमिट करेगी, वह सापेक्षिक रूप से उसका एरिया कम होगा। लेकिन जो एनर्जी पोलर एरिया की तरफ जाएगी उसका कांटेक्ट सरफेस का एरिया बड़ा होगा। कांटेक्ट सरफेस का एरिया बड़ा होगा क्योंकि तिरछी पड़ेंगी। कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तो जब तिरछी पड़ेंगी तो ज्यादा वह संपर्क, ज्यादा उसका जो संपर्क सतह है उस सतह का एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप सोचिए, एक एनर्जी जिसकी इंटेंसिटी वैसे ही पहले से ज्यादा है लेकिन इसका कांटेक्ट एरिया का सरफेस लिमिटेड है, तो ज्यादा एनर्जी कम क्षेत्र में बट गई, कम क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट हुई, और जो पोलर एरिया की तरफ एनर्जी जा रही थी उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई थी, और दूसरा कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट सरफेस का एरिया क्या है? बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो एनर्जी की प्राप्ति होगी यहां पर ऊष्मा कम आएगी और यहां पर ऊष्मा ज्यादा आएगी। तो यह बात समझना है, यहां पर ऊष्मा का मान कम होगा और यहां पर ऊष्मा का मान ज्यादा होगा। ये बात तो ठीक है कि जब आप इक्वेटोरियल बेल्ट से पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो आपतित किरण के मान में कमी आने के साथ साथ आपतित किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है। आपतित किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती क्योंकि तिरछापन बढ़ रहा है, साथ में वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं भी बढ़ जाती हैं। इस कारण से इक्वेटोरियल बेल्ट में एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और पोलर एरिया में जो आपतित किरण की इंटेंसिटी है वह कम हो जाती है। साथ ही साथ जो इक्वेटोरियल बेल्ट के कांटेक्ट सरफेस का एरिया है यह लिमिटेड होता है और पोलर एरिया में कांटेक्ट सरफेस का एरिया ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर ऊष्मा की प्राप्ति कम होती है और यहां पर ऊष्मा की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो नो डाउट पोलर एरिया में ऊष्मा की प्राप्ति कम होती है और इक्वेटोरियल बेल्ट में ऊष्मा की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो अगर मान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को निर्धारित करने वाला यह अगर फैक्टर होता तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक अक्षांश रेखा का आपतन कोण साल भर कांस्टेंट होता। साल भर क्या होता? कांस्टेंट होता। अगर साल भर कांस्टेंट होता तो प्रत्येक अक्षांश रेखा का साल भर जो आपतन कोण है वह कांस्टेंट होगा, तो एनर्जी की प्राप्ति भी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन हमको व्यवहारिक जगत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि
प्रत्येक अक्षांश रेखा को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान साल भर बदलता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान साल भर बदलता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि आपतन कोण का मान केवल अक्षांश रेखा पर निर्भर नहीं करता है। यह आपने जो देखा, यह देखा कि आपतन कोण का मान अक्षांश रेखा पर निर्भर करता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर आपतन कोण का मान केवल अक्षांश रेखा पर निर्भर करता तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक अक्षांश रेखा का आपतन कोण साल भर कांस्टेंट होता, और अगर साल भर कांस्टेंट होता है तो प्रत्येक अक्षांश रेखा को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान साल भर क्या होता, स्थिर होता। लेकिन वास्तविक जगत में प्रत्येक अक्षांश रेखा को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान साल भर परिवर्तित होती है। अर्थात आपतन कोण का मान अक्षांश रेखा के साथ साथ किसी और भी फैक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वह फैक्टर क्या है, वह आपको मिलता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो प्रत्येक अक्षांश रेखा का आपतन कोण साल भर क्या रहता, कांस्टेंट रहता, अर्थात प्रत्येक अक्षांश रेखा का साल भर ऊर्जा का मान स्थिर हो जाता। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका तात्पर्य है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, और यदि झुकी हुई है तो उसका क्या परिणाम होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह जो आपने अभी देखा, यह आपतन कोण का संबंध देखा है किससे, अक्षांश रेखा से। किससे देखा है, इसका संबंध आपने देखा है अक्षांश रेखा से, क्योंकि हमने यहां पर पीछे देखे हैं ना, यहां पे था कि आपतन कोण का जो मान है ये किस पर निर्भर करता है, अक्षांश रेखा पर। तो अक्षांश रेखा समझ लिया, अगर यही होता तो प्रत्येक अक्षांश रेखा का साल भर आपतन कोण कांस्टेंट हो जाता, और प्रत्येक अक्षांश रेखा का साल भर मिलने वाली ऊर्जा का मान भी स्थिर हो जाता। यदि ऐसा नहीं है तो इसका तात्पर्य है आपतन कोण किसी और के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, और वह अगला फैक्टर क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो इसको थोड़ा सा हम अब आगे चल करके एलोबरेट करते हैं और देखते हैं कि यहां पर कौन सा सेगमेंट है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हम देखेंगे आपतन कोण का संबंध पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव से। अब यह कैसे डिफाइन होगा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब समझना यह है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो निश्चित तौर पर आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आपतन कोण का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, दो कंडीशन यहां पे लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं कि पृथ्वी हमारी है, सपोज दैट एक है यहां पर, यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है। सन कहीं यहां पर स्थिर है, यहां पे कौन है, सन है, और पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। अर्थात पृथ्वी अगर आप देखेंगे अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई, 23.5 डिग्री। कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। तो हर जगह झुकी हुई, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो। इस तरफ मिलता है नॉर्थ और इस तरफ मिलता है साउथ। सेम कंडीशन हर जगह है, यहां पर नॉर्थ होगा, यहां पर साउथ होगा, यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है। तो अब आप सोचिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो इस कंडीशन में जब आप इसका देखेंगे, यहां पर हम कलर को चेंज कर देते हैं, यह आपका सपोज दैट है इक्वेटोरियल बेल्ट है। कौन सा है, इक्वेटर का बेल्ट है। वहीं पर अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं यहां पर, और यहां से सनरे को हम पास कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सनरे जो है यह परपेंडिकुलर होती है किस पर, 23.5 डिग्री साउथ पर, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। और जब झुकी हुई है तो ऐसी कंडीशन में एक समय आता है जब पृथ्वी इक्वेटर के बजाय कहां पर परपेंडिकुलर हो जाती है, या मकर रेखा पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर हो जाती है। सेम अगर इधर आए तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आपका इक्वेटर है और यह आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है, इक्वेटर है, और यहां पर अगर आप सन देखें तो यह आपकी यहां पे परपेंडिकुलर है किस रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर।
एक समय जब सन मान लेते हैं कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर है और एक है जब सन मकर रेखा पर परपेंडिकुलर है। तो प्रश्न ये उठता है, जब सन मान लेते हैं इक्वेटर पर और किसी भी अक्षांश रेखा का आपतन कोण निकालना था, तो आप सिंपल क्या कर रहे थे, 90, क्योंकि जहां पर परपेंडिकुलर उसका एंगल 90 था और जिस अक्षांश रेखा का निकालना था उसको आप 90 में से माइनस कर रहे थे। जैसे आप 10 डिग्री का निकालना चाह रहे थे, 10 डिग्री अक्षांश का, तो 90 माइनस 10 अर्थात 80 डिग्री मिला। सेम टाइप से अगर पोल का निकाल तो 90 डिग्री और पोल का अक्षांश कितना है 90, तो 90 क्या बचेगा, 0, अर्थात पोलर एरिया का 0 मिल गया। लेकिन सन हमेशा इक्वेटर पर परपेंडिकुलर तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सन की परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा ना करती हो जाता, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है। और जब हुई कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में एक बार सन परपेंडिकुलर हो जाता है मकर रेखा पर और परपेंडिकुलर हो जाता है कर्क रेखा पर। और जब मकर रेखा परपेंडिकुलर होगा अर्थात डिग्री का एंगल आएगा, तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, जैसे यह जो कंडीशन आपकी है, यह आपकी है दिसंबर के, कब की है, यहां पे हम मान लेते हैं आपका है 21 दिसंबर है। क्या है, 21 दिसंबर के समय हमारा जो सन है यह परपेंडिकुलर है कहां पर, एक मकर रेखा पर। फिर यह जो समय होता है यह होता है मार्च का, क्या है, मार्च है। फिर यह जो समय है यह आपका है जून का है, क्या है, ये है जून का है। और यह जो समय है किसका है, सितंबर का है। तो मार्च और सितंबर में सन जो है यह इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रीजन भी काफी बेसिक है कि अगर सन बीच में है तो पृथ्वी इसके चारों तरफ जो परिक्रमा करती है, अगर इस प्रकार से झुकी हुई तो ऐसे झुकी हुई ही परिक्रमा करती है, इससे कोई अंतर नहीं आता है। तो यह कंडीशन अगर इधर है या इधर है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों पोल पृथ्वी से क्या करते हैं, समान डिस्टेंस पे रहते हैं। लेकिन अगर इधर आ जाएगा तो यह पोल दूर हो जाएगा, यह पोल पास हो जाएगा। अगर इधर आ गया तो यह पोल पास हो गया, यह पोल दूर हो गया। तो यहां पर दो कंडीशन है जब सन परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पर, और वह स्थिति है मार्च की और सितंबर की। लेकिन जब आप दिसंबर में रहते हैं तो दिसंबर में जो है सन परपेंडिकुलर होता है कहां पर, तो कह सकते हैं मकर रेखा पर। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब सन परपेंडिकुलर है मकर रेखा पर, तो ऐसी स्थिति में कर्क रेखा का आपतन कोण बताइए। क्या बताइए, कर्क रेखा का आपतन कोण बताइए। अब यहां पे आप कहेंगे मैथ नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो है कि सन जब इक्वेटर पे था तब तो किसी भी अक्षांश रेखा का आपतन कोण निकालना आसान था। आप 90 माइनस अक्षांश रेखा कर दीजिए, आंसर मिल गया। लेकिन यहां पर सन अब कहां पे परपेंडिकुलर हो गया, मकर रेखा पर। तो ऐसी कंडीशन में सभी अक्षांश रेखाओं की जो सापेक्षिक स्थिति है वह बदल गई। सापेक्षिक स्थिति क्या हो गई, बदल गई, क्योंकि जहां पर सन परपेंडिकुलर होता है उसको हम जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। और अब उसको जीरो मान करके प्रत्येक अक्षांश रेखा का पहले मान निकालेंगे, उसका वैल्यू कितना है, फिर 90 में से माइनस करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं सन इस समय है मकर रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत है। अब मकर रेखा के सापेक्ष आपको कर्क रेखा का वैल्यू बताना है। किसका बताना है, कर्क रेखा का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मकर रेखा के सापेक्ष, मकर रेखा के सापेक्ष कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, क्योंकि अब मकर रेखा को क्या माना जाएगा, जीरो मान करके हम कर्क रेखा का पहले अक्षांश रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मकर को जीरो मानते हैं तो कर्क रेखा का जो डिस्टेंस हो जाएगा 23.5 करेंगे तो पहले इक्वेटर पे जाएंगे, फिर 23.5 करेंगे तो कहां जाएंगे, कर्क रेखा पर। अर्थात टोटल जो इसका सापेक्षिक वैल्यू मिला कर्क रेखा का, वो कितना मिला, 23.5 प्लस 23.5 इज इक्वल टू हो गया 47 डिग्री। कितना हो गया, 47। अर्थात इस समय कर्क रेखा का जो आपतन कोण होगा, क्या, कर्क रेखा का जो आपतन कोण होगा यह आपका मिलेगा 90 माइनस 47। कितना, 90 माइनस 47।
7 और यह रिजल्ट कितना आ जाएगा 23 डिग्री, कितना आ जाएगा 43 डिग्री। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 43 डिग्री। यह है आपतन कोण किसका, कर्क रेखा का। कब, जब सन परपेंडिकुलर होगा मकर रेखा पर। क्यों, क्योंकि सापेक्षिक डिस्टेंस के अनुसार आपको निकालना पड़ता है। और अगर यहां पे है तो यहां पर सेम काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार मान लेते हैं आपको निकालना है 66.5 डिग्री नॉर्थ का या 66.5 डिग्री साउथ का, तो उसका भी सापेक्षिक डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर बात करें, मान लेते हैं इस समय आपको है 66.5 डिग्री साउथ का और सन कहां पर पेंडिकुलर है, कर्क रेखा पर। तो पहले कर्क रेखा को आप 0 मान करके चलेंगे इक्वेटर के पास, तो 23.5 डिग्री पहले चलना पड़ेगा। फिर कितना चलना है 66.5 डिग्री, क्योंकि तब तो पहुंचेंगे 66.5 डिग्री साउथ पर। तो सापेक्षिक डिस्टेंस कितना आपको ट्रेवल करना पड़ा, यहां पर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ा यह 90 डिग्री, कितना चलना पड़ा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री चलेंगे और इक्वेटर का एंगल कितना है 90, तो 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 0। अर्थात जब सन कर्क रेखा पर लंबवत है तो उस समय आपका जो अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल का जो आपतन कोण मिलेगा क्या मिलेगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अंटार्कटिक सर्किल का सापेक्षिक जो डिस्टेंस है 90 डिग्री है। तो 90 माइनस 90 लेंगे, अर्थात इस समय जो आपतन कोण होगा क्या होगा, आपतन कोण इस हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो आपको आपतन कोण निकालने तो आ गया होगा कि आपतन कोण निकालेंगे कैसे। हमको सापेक्षिक तौर से आपतन कोण निकालना पड़ता है, जहां पे सर परपेंडिकुलर है उसके सापेक्ष। अब यहां पर समझना है आपतन कोण जहां पर ज्यादा होगा वहां पर सन रे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं। जहां का आपतन कोण कम होगा वहां पे सन रे कम आएगी, अर्थात वहां पर ऊष्मा कम मिलेगी। तो जब सन के सापेक्ष पृथ्वी अपनी स्थिति बदलती है तो ऐसी कंडीशन में जहां पर सन परपेंडिकुलर होता है वहां पर अधिक एनर्जी की प्राप्ति होती है और जहां पे सन तिरछा होता है वहां पर कम एनर्जी की प्राप्ति होती है। अर्थात साल भर किसी भी अक्षांश रेखा का आपतन कोण कांस्टेंट नहीं होता है। जब आपतन कोण कांस्टेंट नहीं होगा तो किसी भी अक्षांश रेखा को मिलने वाली ऊर्जा का मान भी साल भर स्थिर नहीं होगा। इस स्थिति में आप देखें, जब सन मकर रेखा पर परपेंडिकुलर है तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध का आपतन कोण ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध का आपतन कोण कम है, 23.5 डिग्री घट जाएगा। तो जब आपतन कोण घटेगा तो मिलने वाली ऊर्जा का मान भी घट जाएगा। और जब यह स्थिति आएगी तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का आपतन कोण ज्यादा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध का कम हो गया। यह आपको समझ में आ रही होगी बात। तो आप जब देखेंगे इसी के जस्ट बाद स्थिति आती है कब, 3 जनवरी की। कब आती है 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सन से काफी करीब होता है। तो इस स्थिति में पृथ्वी को सन से ज्यादा एनर्जी मिलती है, 7% एक्स्ट्रा मिलती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन यह जो स्थिति है इस समय जो नॉर्थ पोल है और यह जो साउथ पोल है, साउथ पोल का आपतन कोण या साउथ हेमिस्फीयर का आपतन कोण बढ़ जाता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर का आपतन कोण घट जाता है। इसलिए पृथ्वी सूर्य के काफी पास होने के बाद या सोलर कांस्टेंट का मान अधिक होने के बाद भी उत्तरी गोलार्ध को कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और दक्षिणी गोलार्ध को ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि पूरी पृथ्वी को इस समय 7% एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरी गोलार्ध में ठंडक पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा को निर्धारित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है वह है आपतन कोण। और आपतन कोण इस समय क्या है, उत्तरी गोलार्ध का कम है, दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादा है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या पड़ेगी, ठंडक पड़ेगी। वहीं पर अगर इधर आप आ जाएं, जो जुलाई की कंडीशन थी, किसकी कंडीशन थी, जुलाई की, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर था, इस समय अगर आप देखें आपतन कोण नॉर्थ का क्या है, ज्यादा है, साउथ का क्या है, कम है। अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर सन से ज्यादा एनर्जी को प्राप्त करेगा क्योंकि आपतन कोण का मान क्या है, ज्यादा है, और साउथ हेमिस्फीयर कम एनर्जी की प्राप्ति करेगा। और यही कारण है कि जुलाई में पृथ्वी सन से काफी दूर है। ओवरऑल पूरे पृथ्वी को कम ऊर्जा की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी
हम लोग जिस गोलार्ध में हैं अर्थात उत्तरी गोलार्ध का आपतन कोण बढ़ जाने के कारण उत्तरी गोलार्ध को एक्स्ट्रा एनर्जी की प्राप्ति होने लगती है और इसलिए इस समय हमको गर्मी की अनुभूति होती है, जबकि जुलाई में ओवरऑल पृथ्वी को 7% कम ऊर्जा मिलती है, फिर भी हम लोगों को गर्मी लगती है। जनवरी में ओवरऑल पृथ्वी को 7% एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, फिर भी हम लोगों को ठंडी लगती है, क्योंकि उस समय आपतन कोण उत्तरी गोलार्ध का कम हो जाता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध का आपतन कोण बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जुलाई में गर्मी और जनवरी में ठंडक लगती है। अर्थात ऊष्मा को निर्धारित करने वाले फैक्टर में जो सबसे प्रमुख फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है वह है आपतन कोण। और इस पर और भी डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।